प्रदीप, सबसे पहले बाजार में जो अर्निंग्स क्वालिटी आ रही है हम उससे बात करते हैं। टाटा केमिकल की अर्निंग्स क्वालिटी देख लीजिए आप। अभी अभी पिडिलाइट और हिंडाल्को के नंबर्स आए, फॉर दैट मैटर एबीबी। आपने कैसे अपने यूनिवर्स को एनालाइज किया? नमस्कार, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। मेरा ऐसा मानना है कि ये क्वार्टर रिजल्ट सीजन को के नतीजों को अगर आप एक साथ जोड़ के देखें, जो ये क्वार्टर में नेगेटिविटी आनी चाहिए थी वो उतनी नहीं आई, विच इन माय ओपिनियन इज अ पॉजिटिव। अगर आप पर्टिकुलरली जो आप शेयर्स के नाम ले रहे थे, कैपिटल गुड्स के अगर आप नतीजे देखें, अगर आप बैंक्स के नतीजे देखें, तो पाएंगे कि नेट नेट जो इंडस्ट्री में और जो इकोनॉमी है, इन सब सेक्टर्स में इनके टॉप लाइन ग्रोथ की मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। सो मार्जिन प्रेशर है कुछ कुछ जगहों पे, बट वो टॉप लाइन गेन का जो ग्रोथ का जो स्ट्रेंथ है, वो काफी हद तक मार्जिन प्रेशर प्रेशर को कुछ हद तक कम करने की कोशिश में है। और इसलिए नेट नेट अर्निंग्स डाउनग्रेड की जगह पे कुछ कुछ जगह पे अर्निंग्स अपग्रेड्स आए हैं, पर्टिकुलरली ये दो सेक्टर में जहां पे मैं बात कर रहा हूँ। सो कुल मिला के ये कि नतीजे उतने खराब नहीं आए जितने की अनुमान थी। इसलिए मार्केट जो है पिछले 10-15 दिन में, अगर आप पूरे मार्केट को ले लें तो 10-15% चल गया है। बट मेरे को लगता है कि यहाँ से वी आर मूविंग ऑन फ्रॉम व्हाट वी कॉल एज एब्सोल्यूट वैल्यू मार्केट, जहाँ पे जो कि मे बी आज एक महीना था, अभी टू रिलेटिव वैल्यू। यहाँ पे पॉकेट्स ऑफ वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, स्टॉक स्पेसिफिक एरियाज ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पे कि मिस प्राइसिंग है। और जैसे कुछ नतीजे जैसे आप बोल रहे थे वो आ रहे हैं, वो हमको बताते हैं कि मार्केट में अभी भी ऐसे पॉकेट्स अवेलेबल हैं। ओके, राइट। तो एब्सोल्युटली यहाँ पर मार्केट में जहाँ पर सेंटिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, त्रिदीप गुड आफ्टरनून, मानसी दिस साइड। अभी अभी अजय मार्केट का बूफे ही हमें बता रहे थे और उनका ही कहना है कि ऑफ कोर्स मेन कोर्स को आप छोड़ दीजिए, लेकिन स्टार्टर डेजर्ट कई सारे हैं जो कि काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। आपके एनालिसिस क्या कहते हैं? क्योंकि अगर ऑब्जर्वेशन उनकी देखें तो बिल्कुल सही भी नज़र आ रही है, क्योंकि कई सारे ऐसे बीटन डाउन सेक्टर्स हैं जिनकी अमूमन बात नहीं होती हैं, और अब वो सेक्टर्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी नज़र कहाँ है? सो मेरे हिसाब से कहने का अंदाज अजय का हमेशा से अच्छा रहा है, ये बात भी अच्छा है। मैं इसको एलाबोरेट करते हुए ये कहूंगा कि यू नो अभी का जो माहौल है, इसको हम लोग स्टॉक पिकर्स मार्केट कहते हैं, जहाँ के कि मतलब हर सेक्टर में जहाँ वहां पे आपको ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पे वैल्यू है। जैसे कुछ कुछ शेयर्स के जैसे नतीजे आ रहे हैं, तो वहां पे जहाँ पे अच्छे नतीजे आ रहे हैं आपको देखने को मिल रहा है कि स्टॉक प्राइस रिएक्शन इज क्वाइट स्ट्रांग। सो ऐसे आपको अंडर वैल्यूड पॉकेट्स ढूंढने पड़ेंगे कुछ कुछ सेक्टर्स में जहां पे कि अभी भी वैल्यू अवेलेबल है। सो जैसे और सेक्टर तौर पे अगले 2-3 साल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमको लगता है कि कैपिटल गुड्स, फिर आपको फाइनेंशियल्स में, ये दो जगह तो फॉर श्योर अंडर प्राइसिंग अभी भी अवेलेबल है, जो कुछ कुछ कभी कभी रिजल्ट्स में देखने को भी मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में इन दो जगह पे कुछ हद तक मेन कोर्स भी अच्छा है, कुछ हद तक स्टार्टर्स भी अच्छे हैं। So the idea is to do some stock picking in these areas. राइट, एब्सोल्युटली। त्रिदीप गुड आफ्टरनून। ने हम एक चीज़ और जो बड़ी बात है, आपके पोर्टफोलियो को भी हम देख रहे थे, आपका बड़ा एक्सपोजर कैपिटल गुड स्पेस में है, लगभग 12% एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो का कैपिटल गुड स्पेस में भी, और ये थीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसे हम लगातार डिस्कस भी कर रहे हैं। आरबीआई की कमेंट्री में भी इनफैक्ट गवर्नर साहब ने क्लियरली कहा था, जिस तरह की कैपिटल जिस तरह की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की, मैन्युफैक्चरिंग की, ये थीम तो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो क्लियरली प्ले आउट होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इतनी बड़ी थीम है, अगर इसे मैं ब्रेक डाउन करना हो और सिंपलर वर्ड्स में या फिर और सिंपलर सेक्शन और कैटेगरीज में, तो आपको क्या पसंद आता है? तो इसमें बहुत अच्छा सवाल। तो इसमें कैपिटल गुड्स जो है, ये पहली बात तो ये आपको और आपके दर्शकों को ये बता दूं कि पिछले 10-15 साल में ये जो सेक्टर है ये काफी दबा हुआ था। सो इसलिए अगर आप कोई भी इंडेक्स देख लें, तो उसमें कैपिटल गुड्स का जो प्रोपोर्शन है वो अभी काफी कम है। सो अगले 3-4-5 सालों में शायद ये चेंज हो। बट अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो कैपिटल गुड्स में आपको कुछ मिलते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनीज, जो ईपीसी कंपनीज होते हैं, कुछ होते हैं जो ऑटोमेशन की तरफ आपको लेके जाते हैं, कुछ होते हैं जो आपको रिन्यूएबल एनर्जी में पार्टिसिपेट करवाते हैं। सो इसमें हम सारी एरियाज में बुलिश हैं एक्चुअली, अगर आप हमारा पोर्टफोलियो उठा लें। और उसमें खास करके जो ऑटोमेशन की तरफ जो स्टॉक्स या जो कंपनीज रुख करती हैं, उसके तरफ हम खासा हमारा ध्यान है। वहां पे हम ओवरवेट भी हैं। और कुछ नतीजे जो रिसेंट आए हैं, उसमें से ये देखने को मिला है कि काफी जो डिमांड है
वो इस सेगमेंट में प्राइवेट सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा डिमांड देखने को भी मिल भी रहा है। सो ब्रॉड सेक्टर है, अंडर रिप्रेजेंटेशन है, काफी आगे जाने की गुंजाइश है। कुछ कुछ सेगमेंट जो जैसे मैंने कहा रिन्यूएबल्स, ऑटोमेशन, कंस्ट्रक्शन, ये 3 एरियाज में हम पर्टिकुलरली पॉजिटिव हैं। ओके त्रिदीप, हमने आज कुछ बाजार में 15% की रैली नीचे से हो चुकी है और ग्लोबल व्यूज में भी उतनी ही ज़्यादा हम डिफरेंट व्यूज देख रहे हैं, क्या कहेंगे उसको। एक तरह से कुछ आधे लोग को लगता है ये रैली जस्टिफाइड है, बाकी आधे को लगता है कि शायद मिस हो गई है, तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ये रैली जस्टिफाइड नहीं थी। तो आज सुबह मैं नोट्स देख रहा था, रेट्टे साहब लेके आइए, कंप्लीट बुल बेर आर्ग्यूमेंट वहां पे बनता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा कि जेफरीज वो ये कह रहे हैं कि बाजार की जो हाल में जो तेजी आई है वो टिकाऊ नहीं है, भरोसे लायक नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, नॉट बैक्ड बाय फंडामेंटल्स। जबकि जेपी मॉर्गन कह रहे हैं कि वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गए थे बाजार के और एक रैली का केस बहुत स्ट्रांग था, तो जस्टिफाइड थी। दूसरी प्लेट लेके आइए, वहीं आप देखिए राहुल चड्ढा साहब जो हैं वो भी एक एफआईआई है मीरे के, वो कह रहे हैं गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए यहाँ पे। वहीं प्रतीक गुप्ता दूसरे एक ग्लोबल ब्रोकरेज के हेड है, वो ये कह रहे हैं कि इस समय मार्केट के वैल्यूएशन महंगे हैं। अब आप जो है इस समय कौन से साइड पे टिल्ट करेंगे? आप भी प्रैक्टिशनर हैं मनी मैनेजमेंट के, आप पैसा मैनेज कर रहे हैं, आप कौन सी साइड पे टिल्ट करेंगे बाजार के? ये रैली जस्टिफाइड थी, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गए थे और अभी भी अट्रैक्टिव है पॉकेट्स में, या एक पुल बैक रैली थी, शॉर्ट कवरिंग रैली थी? नहीं, मैं मार्केट में फंडामेंटली अगले 2-3 सालों से के पॉइंट ऑफ व्यू से बुलिश हूँ। उसमें आज से मान लीजिए 1 महीने पहले हम लोग इसको एब्सोल्यूट वैल्यू मार्केट कहते हैं, जहाँ पे कि वैल्यूएशन सस्ते हो गए थे और बेसिकली मार्केट की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो इन्फ्लेशन को लेके काफी डर का था। मेरे ख्याल में आज से 15% रैली के बाद मार्केट का जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतना समझ में आ गया है कि इन्फ्लेशन अभी नहीं तो अगले 1-2 महीने में कहीं ना कहीं पीक करेगी। अभी अगला नैरेटिव, जो अगला इन्वेस्टमेंट डिबेट है, वो ये है कि अगर इन्फ्लेशन गिरेगी तो कहाँ जाके रुकेगी। सो दैट इज समथिंग दैट वी विल डिबेट ओवर द नेक्स्ट आई थिंक 1 or 2 months, और उसके हिसाब से मार्केट का जो उतार चढ़ाव वो डिपेंडेंट होगा। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, मेरा मानना ये है कि आज से 1-2 महीने पहले एब्सोल्यूट वैल्यू था मार्केट में, अभी वहां से हम थोड़े रिलेटिव वैल्यू मार्केट में आ गए हैं, जहां पे शायद ओवरऑल मार्केट का मूवमेंट सीमित रहे पर उसके अंदर में जो रोटेशन की बात आती है, इसको रिलेटिव वैल्यू कहते हैं, पॉकेट्स ऑफ वैल्यू कहते हैं, वहां पे आपको काफी एक्शन देखने को मिलेगा और कुछ हद तक पिछले 1-2 दिन में आपको ऐसे देखने को मिल भी रहा है। मुझे लगता है ये सिनेरियो जो है अगले 1-2 महीने चलेगा मार्केट के लिए। त्रिदीप, दूसरी पॉइंट ये है कि लोगों को इस बात से भी बहुत कंफर्ट आ रहा है बाजार में कि एफआईआई वापस आ गए। हमने देखा जुलाई में 5,000 करोड़ की बाइंग आई थी, जो अपने आप में 10 महीने में पहली बाइंग थी, लेकिन 8 पहले दिन अगस्त के ऑलरेडी 16,000 करोड़ की बाइंग हो गई है, जो कि एक बड़ा नंबर है और एक सेंस दे रहा है कि शायद रिकवरी आ रही है। हालांकि ये बात नहीं है, मैं इसको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि डोमेस्टिक फंड्स और पीएमएस और इन्वेस्टर्स अब एफआईएस को काफ़ी हद तक इररेलेवेंट बना दे रहे हैं अपनी बाइंग से। लेकिन मैं ये व्यू जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आप खुद भी एफआईआई रह चुके हैं पहले और विदेश में काम कर चुके हैं, आप उनका थॉट प्रोसेस समझते हैं इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ, इंडिया की तरफ। क्या आपको लगता है अब इंडिया को एक दूसरी लाइट में देखा जाएगा, एक मच मोर रिलायबल ट्रेड पार्टनर, एक बढ़िया स्टडी मार्केट? क्या आपको लगता है दूसरी तरीके से व्यू बनेगा इस बार एफआईएस का? सो एफआईआईस का जितना उन्होंने पैसा निकाला है वो ये था कि जो फ्रंट एंडिंग ऑफ रेट हाइक्स हुआ यूएस में, वो काफी हद तक इफ नॉट 100% एटलीस्ट 70 to 80% इज देयर और देयर अबाउट्स। इसलिए वहां पे थोड़ा सा चेंज होने का थोड़ा सा पेस कम हुआ है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग। दूसरी चीज जो देखने में आ रहा है वो ये है कि रिलेटिव टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स, जो इंडिया की बॉटम अप स्टोरी है, ये काफी स्ट्रांग होती दिखाई दे रही है। सो ये दो को मिला जुला के जो हम लोग को देखने के मिल रहा है वो ये कि एफआईआईज जो है दे हैव स्टार्टेड टेकिंग इंक्रीमेंटली ए पॉजिटिव व्यू ऑन द मार्केट, ऐसा मेरा मानना है। दिस इज ओनली गेस, बट दिस इज हाउ जनरली हाउ एफआईआईज थिंक। बट मेरे ख्याल में एफआईआई हो या डीआईआई हो, आई थिंक मेन चीज जिसपे हम लोगों को फोकस करने की जरूरत है, जो मैं बोलता रहा हूं, वो है अर्निंग्स अपग्रेड। अर्निंग्स अपग्रेड जब तक आते रहेंगे तब या तो एफआईआई खरीदेंगे या डोमेस्टिक्स खरीदेंगे। एंड इन दिस पॉइंट, इन दिस रिगार्ड, मेरा ये मानना है कि जो अभी रिजल्ट सीजन अपने को आते हुए दिखा,
उसमें मतलब लोगों को डर था कि काफी अर्निंग्स डाउनग्रेड होंगे क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस ऊपर थे वगैरह, वो हुए नहीं। एंड इनफैक्ट उसके जगह में कुछ कुछ पॉकेट्स में एक्चुअली, जैसे आज कुछ नतीजे आए हैं, रिजल्ट्स आपने देखे होंगे, उनके नतीजे जेन्युइनली वहां पे 10 से 15% अपग्रेड हुए हैं। दीज आर सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट, नॉट अक्रॉस द बोर्ड। सो ये जो है दैट इज जेन्युइन सरप्राइज फ्रॉम द मार्केट, विच गोज ऑन टू शो कि जो बॉटम अप इंडिया की स्टोरी है वो काफी स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि अगले 3 से 6 महीने की इसकी अंडरस्टैंडिंग अभी भी मार्केट में आना बाकी है। बिल्कुल त्रिदीप, ग्रोथ स्टोरी और अर्निंग्स अपग्रेड पर आपके एनालिसिस बिल्कुल सही है। इनफैक्ट निफ्टी के जो चुनिंदा मेजर कंपनियों के नंबर्स अब तक आ चुके हैं, ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड ऑफ Q1 FY23 रिजल्ट सीजन, और सारे के सारे नंबर्स प्लस मैनेजमेंट कमेंट्री, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रही है। अब जब अर्निंग्स की बात चली है तो केमिकल सेक्टर पर आपसे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि टाटा केमिकल्स के भी रोबस्ट सेट ऑफ नंबर्स आते हुए दिखे। केमिकल सेक्टर को पर्टिकुलरली अगर देखें, Q1 FY23 में अब तक जितने नतीजे केमिकल स्पेस से जुड़े आए हैं काफ़ी अच्छे, काफ़ी मजबूत दिख भी रहे हैं। इनफैक्ट कंपनी के लिए, कंपनीज और कारोबार के लिए कॉस्ट प्रेशर अब भी इंटैक्ट है, बावजूद इसके हम देख रहे हैं नंबर्स पॉजिटिव हैं। तो इसमें थोड़ा सा फीस्ट टू फैमिन वाला सिचुएशन है, इन द सेंस आज से 3 से 4 महीने पहले वैल्यूएशंस और स्टॉक्स काफी गिर गए थे, इस डर के चलते कि ये जो कमोडिटी प्राइसेस जो बढ़े हैं उसमें इनके मार्जिन्स में काफी इम्पैक्ट आएगा। यही मैं आपको कह रहा था कि कुछ कुछ सेक्टर्स में ऐसा हुआ है कि टॉप लाइन ग्रोथ की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी स्ट्रांग रही है कि मार्जिन प्रेशर आते हुए भी इतना अर्निंग्स जो कट होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। वही हम लोगों को इस बार केमिकल्स के रिजल्ट्स में इन जनरल देखने को मिला। जो एक दो शेयर नाम लिए उन्होंने, उनके भी शायद उसी कारण से चीजें बेहतर हुई होंगी। हालांकि आई कांट टॉक ऑन स्पेसिफिक, बट अक्रॉस सेक्टर ये अपने को देखने को मिला है। तो नेट नेट जहां अर्निंग्स डाउनग्रेड की बात थी, वहां पे अर्निंग्स या तो फ्लैट रहे हैं या थोड़े से अपग्रेड आए हैं। ये जो डेल्टा है ये मार्केट का स्वीट स्पॉट होता है कि जहां पे एक्सपेक्टेशन डाउनग्रेड का था और आया अपग्रेड, इसलिए आपको एक बहुत तेजी का शेयर प्राइस रिएक्शन देखने को मिलता है, जो अपने को केवल आज के कुछ नतीजों में नहीं, पहले की अगर आप केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स के नतीजे देखें उसमें भी देखने को मिला है। राइट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। त्रिदीप, जिस तरह से आप अभी इससे पहले बात कर रहे थे ना कॉर्पोरेट अर्निंग्स की, सरप्राइज किया Q1 ने, Q2 के लिए आप किस तरह की एस्टिमेशन होनी चाहिए? क्योंकि Q1 ने लिटरली सरप्राइज किया। एक व्यू ये भी आता है कि Q1, Q2 भी अच्छे रह सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई इकोनॉमिक स्लो डाउन का फियर या फिर कहीं से भी थोड़े कंसर्न्स होंगे तो वो शायद Q3 से विजिबल होंगे। क्या ऐसी कोई रीडिंग रखनी चाहिए बाजार पर इस वक्त? अभी जो एक्सपेक्टेशन है वो आई वुड से Q1 में एक्सपेक्टेशंस काफी कम थे गोइंग इनटू द रिजल्ट सीजन, इसलिए कंपनीज ने उसको अच्छे से बीट किया और आपको शेयर प्राइस में अच्छी खासी रैली देखने को मिली। क्लोजर टू Q2 अपने को ध्यान रखना होगा टू सी कि कहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हैं, पर अभी भी अगर मैं देखूं तो जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो जनरली बहुत ज्यादा हाई नहीं है। सबको अभी भी ये डर बैठा हुआ है कि ये इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड इन जनरल इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट विद रिगार्ड्स टू मार्जिन्स ऑफ कंपनीज वुड बी वेरी हाई। बट जो अंडर एस्टिमेट शायद किया जा रहा है वो ये है कि जो कंपनीज ने इसके अगेंस्ट में प्राइसिंग इंक्रीज ले रखा है पिछले 6 से 9 महीने में, उनका इम्पैक्ट भी Q2 में आना शुरू होगा, पर्टिकुलरली इन सम सेक्टर्स मोर देन अदर्स, बट जरूर आना शुरू होगा। सो मेरे ख्याल में Q2 Q3 में वो सेक्टर में शायद ज्यादा एक्शन देखने को मिले जहां पे थोड़ी सी प्राइसिंग पावर हो। थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट है, पर मुझे लगता है कि उस तरफ ध्यान करना चाहिए। ठीक है, एब्सोल्युटली त्रिदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए।